everyone, I am Rashmi Chaudhary. Today we are going to start the practical session और उसमें से हम जो हमारा फर्स्ट प्रैक्टिकल है वो हम परफॉर्म करने जा रहे हैं यूजिंग सी प्रोग्रामिंग. सो आपका पहला जो प्रैक्टिकल है वो है परफॉर्मिंग सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. सो सी प्रोग्रामिंग का यूज करते हुए सी प्रोग्राम के थ्रू हमें ये जो प्रैक्टिकल है ये परफॉर्म करना है. लेकिन ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करने से पहले आपको कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं सी प्रोग्रामिंग की, वो आपको पता होनी चाहिए. जैसे कि फर्स्ट जो बात हम करने वाले हैं वो है हेडर फाइल्स. हेडर फाइल्स क्या होती है? तो ये एक ऐसी फाइल होती है जिसके अंदर प्री डिफाइंड फंक्शन जो होते हैं वो दिए हुए होते हैं. ठीक है. सो जो पहले से डिफाइन किए हुए फंक्शन है वो हमारे इन हेडर फाइल्स के अंदर एनलिस्ट किए हुए होते हैं और अगर वो फंक्शंस हमें हमारे प्रोग्राम में यूज करने हैं तो उस वक्त हमें वो हेडर फाइल हमारे प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करना ज़रूरी होता है. और उसका फॉर्मेट है जैसे कि फर्स्ट जो हेडर फाइल हमें कॉमन हेडर फाइल जो हमें लगती है वो है stdio.h. तो इसको इंक्लूड करने का फॉर्मेट है हैश इंक्लूड stdio.h और stdio.h जो हेडर फाइल का नाम है वो हमें एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर लेना है. ओके. ये जो हेडर फाइल है ये क्यों यूज की जाती है? क्योंकि इसके अंदर जो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं वो यहाँ पर दिए हुए होते हैं, वो यहाँ पर एनलिस्ट किए हुए हैं. इसके लिए हमें ये हेडर फाइल को इंक्लूड करना ज़रूरी होता है. जैसे कि प्रिंटफ की अगर हम एग्जांपल लेते हैं, प्रिंटफ जो फंक्शन है ये हमें हमेशा लगता है हमारे प्रोग्राम के अंदर. तो अगर हमें प्रिंटफ फंक्शन हमारे प्रोग्राम में यूज़ करना है तो हमें पहले stdio.h को इंक्लूड करना ज़रूरी होता है. वैसे ही सेकेंड एक हेडर फाइल है जिसका नाम है conio.h. इसको इंक्लूड करने के लिए हैश इंक्लूड एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर conio.h ऐसा लिखना है. और ये जो फाइल है ये यूज की जाती है, इट इज यूज टू इंक्लूड द कंसोल इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी फंक्शंस. कि जो कंसोल इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं जैसे कि गेट सी एच है या फिर CLR SCR है, जो भी कंसोल से रिलेटेड फंक्शन है, इनपुट आउटपुट के फंक्शन है कंसोल से रिलेटेड, वो सारे अगर हमें यूज करने हैं तो हमें conio.h ये जो फाइल है ये यूज करना जरूरी होता है. नेक्स्ट जो है कुछ फंक्शंस है जो प्री डिफाइंड है, वो हमें यहाँ पर हर एक प्रोग्राम के अंदर यूज करने होते हैं. तो उनका यूज क्या है ये मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में बता रही हूँ. अगर हम मेन फंक्शन की बात करते हैं तो मेन फंक्शन जो होता है ये हमारा एंट्री पॉइंट कहलाता है प्रोग्राम का. इट इज कॉल्ड एज द एंट्री पॉइंट ऑफ एवरी प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज. जब भी आप सी लैंग्वेज के अंदर कोई प्रोग्राम लिखते हो तो उसका जो एंट्री पॉइंट होगा, उसका जो स्टार्टिंग रहेगा वो मेन से ही होने वाला है. ओके. नेक्स्ट जो फंक्शन है हमारा दैट इज CLR SCR. CLR SCR. तो CLR SCR stands for clear screen. CLR stands for clear, SCR stands for screen. अभी ये कौन सी वाली स्क्रीन क्लियर करने वाला है? तो आपका आउटपुट जहां पर दिखता है कोई भी प्रोग्राम करने के बाद उसको आप रन करोगे, रन करने के बाद आपको आउटपुट जहां पर दिखने वाला है वो उस विंडो को हम कहते हैं आउटपुट विंडो या फिर कंसोल. तो वो जो कंसोल है उसको अगर आपको क्लियर करना है, उसके ऊपर जो भी लिखा हुआ है पहले वाला प्रोग्राम रन होने के बाद उसका जो आउटपुट है वो वहीं पे रहता है. तो वो अगर आपको विंडो क्लियर करनी है तो उस वक्त आप क्या करने वाले हो, CLR SCR ये जो फंक्शन है ये यूज करने वाले हो. ओके. नेक्स्ट जो फंक्शन हमारा आता है दैट इज printf. अभी मैंने आपको पहले भी स्लाइड में बताया कि printf जो फंक्शन है वो हमारे हर एक प्रोग्राम के अंदर यूज करना पड़ने वाला है. तो printf फंक्शन क्यों यूज किया जाता है? तो दिस फंक्शन इज यूज टू प्रिंट द डेटा ऑन द कंसोल. जो आपका आउटपुट विंडो होता है जिसे हम कंसोल कहते हैं, उस पर अगर आपको कोई भी डेटा, कोई भी मैसेज, कोई भी लाइन प्रिंट करना है तो हम वहां पर printf फंक्शन जो है वो यूज करने वाले हैं. उसका सिंटैक्स भी होता है, ये हम प्रोग्राम के अंदर देखेंगे. ओके. नेक्स्ट जो फंक्शन है दैट इज scanf. अभी scanf फंक्शन क्यों यूज किया जाता है? तो दिस फंक्शन इज यूज टू रीड इनपुट फ्रॉम द कंसोल. जब भी आपको ऐसा लग रहा है कि यूजर से कुछ इनपुट हमें लेना है, ओके, यूजर से कुछ इनपुट हमें लेना है तो वो आप कंसोल से लेने वाले हो, वो आप आउटपुट विंडो से लेने वाले हो. तो वो जो इनपुट है उसको अगर आपको रीड करना है तो आप वहां पर scanf का फंक्शन जो है वो यूज करने वाले हो. नेक्स्ट जो फंक्शन हम यूज कर सकते हैं वो है getch. getch. ch stands for character.
ये जो फंक्शन है ये एक कैरेक्टर जो है वो लेता है, सिर्फ एक ही कैरेक्टर लेता है, मतलब कोई भी एक की अगर आप कीबोर्ड की दबाते हो तो दैट इज कंसिडर्ड एज अ कैरेक्टर। सो वो जो कैरेक्टर है वो गेट करेगा, वो स्कैन करेगा, वो रीड करेगा। लेकिन वो कैसे रीड करेगा? विदाउट इको। यहाँ पर विदाउट इको का मीनिंग क्या है? मतलब आप जो भी रीड कर रहे हो, जो भी कैरेक्टर आप वहां पर दे रहे हो, वो आउटपुट की विंडो पर प्रिंट नहीं होगा, लेकिन वो गेट करेगा। आउटपुट की विंडो पर या फिर आपकी कंसोल जो है, कंसोल पर वे प्रिंट नहीं होने वाला, लेकिन वो गेट करेगा उस कैरेक्टर को। ठीक है, इसका अलग एक यूज है। जब तक आप कोई भी की प्रेस नहीं करते तब तक ये आपका आउटपुट विंडो जो है उसको होल्ड करके रख सकता है। ठीक है, so these are the general functions that we are going to use in our day-to-day programs of C language. Next we are going to see the data types and memory. अभी data types और memory क्या है? So there are basic three types of data types. ठीक है, 3 डेटा टाइप्स है जो जनरली हम यूज करते हैं, बाकी और भी है। जैसे जैसे हमें प्रोग्राम में जरूरत पड़ने वाली है वैसे वैसे हम उनको सीखने वाले हैं। तो फर्स्ट वाला जो डेटा टाइप है दैट इज इंटीजर। इसका कीवर्ड जो है, मतलब इसको प्रोग्राम जब भी आप करते हो तो पूरा इंटीजर ऐसे नहीं लिखोगे, सिर्फ INT ये लिखने वाले हो। देयर आर सम keywords in the C language that are predefined, उनके functions जो है वो already वहां पर बताए हुए हैं। आप उनको चेंज नहीं कर सकते या फिर आप उन keywords को एज अ वेरिएबल यूज नहीं कर सकते। सो वैसे ही इंटीजर जो डेटा टाइप है उसका कीवर्ड क्या है? INT। मतलब INT अगर आप लोगों ने लिख लिया तो वो वहां पर डेटा टाइप एज कंसिडर होने वाला है। और अगर हम इंटीजर की बात करते हैं तो उसका जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो है %d, परसेंट का साइन और d। ओके, ये आपको जब भी मैं प्रोग्राम लिखूंगी तब आपको पता चलेगा कि ये फॉर्मेट स्पेसिफायर क्यों यूज किया जाता है। तो ये हम जब प्रोग्राम लिखने वाले हैं, प्रोग्राम देखने वाले हैं, तब इसको अंडरस्टैंड आप कर सकते हो। अगर हम इंटीजर की बात करते हैं तो उसकी साइज जो है वो जनरली 2 बाइट्स या फिर 4 बाइट्स होती है। इंटीजर की साइज कितनी है? 2 बाइट्स या फिर 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी इसको लगने वाली है। और अगर हमें इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो वो हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर मैंने आपको दिया हुआ है, जैसे कि INT नम नाम का वेरिएबल ले लिया और उसको अगर हमें 6 ये जो नंबर है ये उसको असाइन करना है तो उसे हम इस तरह से वेरिएबल डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज यहाँ पर हम कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका डेटा टाइप है वो है फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग पॉइंट जो डेटा टाइप है वो लिखा जाता है FLOAT। सिर्फ इतना जो कीवर्ड है वो यहाँ पर यूज किया जाएगा, FLOAT, फ्लोट करके। और इसका जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो हम %f के तौर पे रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी जो साइज है वो है 4 बाइट। ये 4 बाइट ऑफ मेमोरी जो है वो रिजर्व करता है। इसका मतलब फ्लोट टाइप का कोई भी वेरिएबल अगर आप बना लेते हो तो वो मेमोरी, उसकी मेमोरी कितनी लेगा? तो 4 बाइट मेमोरी वो लेने वाला है। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है फ्लोट num2, फ्लोट num2। तो num2 नाम का जो वेरिएबल मैं बना रही हूँ वो मेमोरी के अंदर जब भी बनेगा तो वो 4 बाइट की मेमोरी जो है वो लेने वाला है। और उस मेमोरी के अंदर नंबर क्या स्टोर होने वाला है? 3.5। इंटीजर जो है वो अपने नॉर्मल इंटीजर रहेंगे। फ्लोटिंग पॉइंट अगर हम कंसीडर करते हैं तो जो डेसिमल पॉइंट वाले नंबर होते हैं वो हमारे फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर आने वाले हैं, जैसे कि 3.5, 100.7, जो कुछ भी है, 7.38, ऐसे जो नंबर है, जो डेसिमल पॉइंट वाले नंबर है वो हमारे फ्लोट के अंदर आने वाले हैं। नेक्स्ट जो डेटा टाइप है वो है कैरेक्टर। अभी कैरेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो कैरेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करने वाले, उसका कीवर्ड क्या है? CHAR। ठीक है, CHAR ये जो है वो हम यूज करने वाले हैं टू रिप्रेजेंट द कैरेक्टर। ओके, उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है? %C। और उसकी साइज जो रहेगी वो 1 बाइट रहने वाली है। वो कितनी रहेगी? 1 बाइट। और उसका वेरिएबल डिक्लेरेशन कैसे रहने वाला है? तो कैरेक्टर का CHAR, अभी मैंने CH नाम का एक वेरिएबल बनाया है और डबल कोट के अंदर आपको जो भी वेरिएबल है वो देना है। ठीक है, तो ये जो वेरिएबल आप दे रहे हो ये आप कुछ भी दे सकते हो, कैपिटल A से स्मॉल a, सॉरी कैपिटल A से कैपिटल Z, स्मॉल a से स्मॉल z,
या फिर आपके जो सिंबल्स दिए हुए होते हैं वो भी एज, और आप वहां पर नंबर जो है नंबर्स भी यूज कर सकते हो एज अ कैरेक्टर। लेकिन जब भी आप लोगों को इसको कैरेक्टर करके कंसिडर करना है तब आपको क्या करना ज़रूरी है कि उसको सिंगल कोट में देना ज़रूरी है। ऐसे और भी बहुत सारे डेटा टाइप्स है जैसे कि लॉन्ग है, शॉर्ट है, डबल है, लेकिन वो हम जैसे जैसे हमें प्रोग्राम में ज़रूरत पड़ते जाएगी वैसे वैसे हम उनको स्टडी करने वाले हैं। इसके बारे में अगर आपको और डिटेल में देखना है व्हाट इज़ डेटा टाइप या फिर मेमोरी कैसे स्टोर होती है, मेमोरी के अंदर वेरिएबल कैसे स्टोर होता है, कीवर्ड क्या है, तो ये आप मेरे दूसरे जो वीडियोस है उसमें स्टडी कर सकते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, बस जो नया प्रोग्राम है उसको परफॉर्म करने जा रहे हैं। तो हम जो सी प्रोग्राम है उसको परफॉर्म करने वाले हैं तो उसके लिए हम एडिटर जो है वो यूज करने वाले हैं टर्बो सी करके। तो टर्बो सी को इंस्टॉल कैसे करना है इसका भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है, उसको आप रेफर कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे रही हूँ। नेक्स्ट, अभी टर्बो सी ओपन कर लिया तो उसके बाद में आपको फाइल मेनू पे जाना है, न्यू फाइल लेना है। इसको आप ये जो एरो है इससे आप उसको बड़ा कर सकते हो। अगर इस फाइल को क्लोज करना है तो इस ये जो ग्रीन डॉट दिख रहा है इसके ऊपर अगर क्लिक करते हो तो ये फाइल जो है वो क्लोज हो जाएगी। मैं फिर से नई फाइल लेती हूँ, इसको बड़ा कर लेती हूँ, और पहले सबसे पहले बात एक काम करना है, उसको सेव करना है। सेव करने के लिए शॉर्टकट है F2। शॉर्टकट्स जो है वो ध्यान में रखने हैं। अभी हम सी प्रोग्राम करने वाले हैं तो उसका एक्सटेंशन जो रहेगा वो डॉट सी रहने वाला है। जैसे हम वर्ड फाइल अगर बनाते हैं तो उसका एक्सटेंशन जो होता है वो होता है डॉट docx, ठीक है। या फिर एक्सेल फाइल बनाते हैं तो exe नाम का एक्सटेंशन उसका होता है, फाइल नेम के बाद में जो भी डॉट करके उसके बाद में उसका एक्सटेंशन होता है। तो वैसे सी प्रोग्राम की फाइल बना रहे हैं तो डॉट सी उसका एक्सटेंशन रहने वाला है। तो यहाँ पर मैं बीन फोल्डर में मेरा जो प्रोग्राम है वो स्टोर करने वाली हूँ। तो मैं यहाँ पर इतना जो पार्ट है नो नेम 01 डॉट cpp उसको मैं कट कर दूंगी क्योंकि मुझे मेरे फाइल का नाम कुछ अलग देना है। तो जनरली हम क्या करते हैं, जो हमारा काम रहेगा उस हिसाब से हम फाइल का नाम देते हैं ताकि हमें बाद में ढूंढने में आसानी हो। तो मैंने अरिथमेटिक ये नाम दे दिया है और उसको डॉट सी कर दिया है, और अभी मैं ओके कर दूंगी तो यहाँ पर नाम जो है वो चेंज हो गया मेरे फाइल का। ठीक है, अभी मैं यहाँ से स्टार्ट करने जा रही हूँ। कमेंट अगर हमें देना है तो हम 2 स्लैश यूज कर सकते हैं। इसके बाद में 2 स्लैश यूज करने के बाद उसके आगे आप जो कुछ भी लिखने वाले हो वो कंपाइल नहीं करने वाला, उसको स्किप करके नेक्स्ट वाली जो लाइन है वो कंपाइल की जाने वाली है। तो राइट अ प्रोग्राम टू परफॉर्म, हमारा प्रोग्राम का नाम जो है वो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, राइट अ प्रोग्राम टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कौन कौन से थे, और डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। इसको हम नेक्स्ट लाइन में ले लेते हैं ताकि आपको वो दिखने में आसानी हो। देखो स्लैश यहाँ पर नहीं है, मतलब कमेंट यहाँ पर नहीं है, तो उसने उसको रीड करना शुरू कर दिया, उसका कलर चेंज हो गया। जैसे ही स्लैश दिया उसका कलर चेंज हो जाता है, इसका मतलब वो उसको रीड नहीं करने वाला, उसको स्किप कर देगा। नेक्स्ट हमें क्या करना है, सबसे ज़रूरी बात, प्रोग्राम हम यूज करने वाले कुछ प्रीडिफाइंड फंक्शन हम यूज करने वाले हैं, इसलिए हेडर फाइल्स हम दे देंगे। तो सबसे पहले हेडर फाइल में यूज करने वाली है #include stdio.h। अभी मुझे पता है कि मेरे प्रोग्राम में printf फंक्शन यूज करना है, इसलिए मैंने stdio को पहले ही दे दिया। अगर आपको पता नहीं है तो आप पहले प्रोग्राम लिख लो, उसके बाद में हेडर फाइल्स डाल सकते हो। उसके बाद प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट होता है, मेन से। तो इंट मेन, और इस ब्रैकेट के अंदर आपका पूरा प्रोग्राम आ जाएगा। ये जो कर्ली ब्रैकेट्स दिए हुए हैं इनके अंदर आपका पूरा प्रोग्राम जो है वो आ जाएगा। अभी कोई भी प्रोग्राम हम अगर कोई भी प्रोग्राम हमें करना है तो यहाँ पर एडिशन सब्सट्रैक्शन करना है जैसे कि, तो यहाँ पर हमें 2 नंबर्स लगेंगे। ऑफकोर्स 2 नंबर्स रहेंगे तभी आप एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो है वो कर सकते हो। सो उसके लिए मैं क्या करने वाली हूँ, 2 वेरिएबल्स जो है वो बना लूंगी जिसके अंदर इंटीजर टाइप के नंबर जो है वो मैंने लेने वाली हूँ। तो इंट टाइप का
num1, num2, ये दो वेरिएबल्स मैंने बना लिए। अभी रिजल्ट मुझे प्रिंट करना है, रिजल्ट मुझे स्टोर करना है, एडिशन का रिजल्ट जो है वो मुझे स्टोर करना है, इसलिए मैं ऐड नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगी। सब्सट्रैक्शन का बनाना है इसलिए सब बनाऊंगी। देन मल्टीप्लिकेशन का बनाना है इसलिए MUL नाम का बना लिया, और डिवीजन का रिजल्ट स्टोर करना है इसलिए DIV बना लिया। हर एक बार जब भी आप प्रोग्राम लिख रहे हो, जहाँ पर भी आपका स्टेटमेंट टर्मिनेट करना है, तो सेमीकोलन आपको देना जरूरी है। विदाउट सेमीकोलन इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज ए वो स्टेटमेंट टर्मिनेट हुआ है। ठीक है, उसके बाद CLR SCR, क्योंकि मुझे मेरी स्क्रीन जो है, आउटपुट विंडो जो है वो क्लियर करना है। ये ऑप्शनल है, इसको आप यूज भी कर सकते हो, नहीं भी यूज कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका वेरिएबल है वो डिक्लेयर हो गया। उसके बाद मैं printf मैसेज दूंगी, क्योंकि मुझे बताना है यूजर को कि भाई जो नंबर है वो एंटर कर दे। तो यहाँ पर मैं /n यूज कर रही हूँ, वो क्यों यूज कर रही हूँ वो भी आपको बताती हूँ। एंटर टू नंबर्स, ये पहले मैंने मैसेज जो है वो यूजर को दे दिया। उसके बाद मैंने आपको एक फंक्शन बताया था scanf करके, वो क्यों यूज किया जाता है, ताकि आप जो वैल्यूज है वो रीड कर सको। मुझे नंबर्स तो मैंने एंटर करने के लिए बोल दिए, उसके बाद यूजर जो नंबर एंटर करने वाला है उसको रीड करना है num1 और num2 के अंदर। सो num1 और num2 के अंदर रीड करने के लिए scanf का फॉर्मेट मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। %d जो है वो है फॉर्मेट स्पेसिफायर। क्यों %d यूज किया है, क्योंकि num1 और num2 जो है वो इंटीजर टाइप के हैं। सो %d स्पेस देके फिर से एक %d लिख रही हूँ, क्योंकि मुझे num1 और num2 दोनों को रीड करना है। अब यहाँ पर कॉमा करके %, का साइन दूंगी मैं, और num1 %num2। अब ये क्या कर रहा है, num1 क्यों है और num1 तो आपको पता है, लेकिन ये % का साइन क्यों दिया है, जिसको हम जनरल लैंग्वेज में एंड का साइन बोलते हैं ना, यहाँ पर इसको %, बोलते हैं। सो %, का साइन क्यों दिया है, ताकि आपका जो वेरिएबल है यहाँ पर जो वैल्यू है वो कैसे जाती है, num1 का जो एड्रेस है उसके अंदर यहाँ की जो वैल्यू है वो स्टोर करना है। सीधे से नहीं खा रहे, थोड़ा सा उल्टा टेढ़ा करके खा रहे हैं। num1 का जो एड्रेस है उसके अंदर ये जो वैल्यू यहाँ पर दी हुई है उसको स्टोर करना है। तो ये आपका scanf का फॉर्मेट रहेगा। उसके बाद अभी देखो नंबर्स जो है वो एंटर कर दिए, नंबर्स को रीड भी कर लिया विद द हेल्प ऑफ scanf फंक्शन। नेक्स्ट क्या करना है, एडिशन का फंक्शन करना है। तो add इज इक्वल्स टू num1 प्लस num2 और सेमीकोलन। अभी एडिशन का रिजल्ट जो है वो आपका num1 num2 की जो एडिशन है वो ऐड नाम के वेरिएबल के अंदर यहाँ पर स्टोर हो जाएगी। नेक्स्ट हमें क्या करना है, ये जो फंक्शन ये जो रिजल्ट है उसको प्रिंट भी करना पड़ेगा ना, वरना पता कैसे चलेगा कि रिजल्ट कहाँ पर है या फिर रिजल्ट बराबर आया है या नहीं। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक सिंपल लाइन डाल देते हैं, एक सिंपल मैसेज, एडिशन ऑफ %d, ये मैं आपको बताती हूँ, एंड %d इज %d। अभी ऐसा मैंने क्यों लिखा, 3 बार %d क्यों लिखे, तो यहाँ पर ये जो %d है मतलब मुझे क्या करना है, इन दो नंबर्स की एडिशन ये है ऐसा बताना है। तो पहला %d आपका रहेगा num1, दूसरा %d आपका रहेगा num2, और तीसरा क्या है आपका एडिशन वाला रिजल्ट देना है, तो वो रहेगा आपका ये। जिस सीक्वेंस में आपको ये नंबर्स प्रिंट करने हैं उस सीक्वेंस में आपको यहाँ पर वेरिएबल्स जो है वो लिखने हैं। सो एडिशन ऑफ %d एंड %d इज %d, जैसे कि मैंने यहाँ पर दो नंबर्स दिए 2 और 4, तो यहाँ पर आपका नंबर ये मैसेज कैसे प्रिंट होगा, एडिशन ऑफ 2 and 4 is 6, ऐसा मैसेज आपका एंड में प्रिंट होने वाला है। इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, मतलब वो अच्छा दिखना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर एक लाइन जो है वो ऐड कर देती हूँ, और ऐसे कुछ तो भी हम वहाँ पर कर देते हैं। ठीक है, वो आपको एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जो है वो प्रॉपर दिखता रहे। तो ये हो गया आपका एडिशन का। मैंने आपको बोला कि ये /n क्या है मैं आपको बाद में बताती हूँ। /n जो है वो हमने यूज किया है फॉर नेक्स्ट लाइन। /n जब हम यूज करते हैं तो वो जो मैसेज है वो नेक्स्ट लाइन पे जाता है। ठीक है,
और इसके जगह हम /t भी यूज कर सकते हैं। /t अगर यूज करते हैं तो वो ऐसी जो थोड़ी सी स्पेस जो है, जो छोटा सा टैब जो है वो देके फिर आपकी जो नेक्स्ट मैसेज है वो प्रिंट करेगा। और /a जो है वो भी हम यूज करते हैं। वो क्यों यूज किया जाता है? तो क्रिएट द अलर्ट, जो अलर्ट साउंड होता है ना, जो अभी साउंड हुआ था, वैसे साउंड अगर आपको क्रिएट करना है, जो कंप्यूटर की ओर से आता है, वैसे साउंड अगर आपको क्रिएट करना है, छोटा सा आवाज आता है, तो वो अगर आपको क्रिएट करना है तो आप /a यूज कर सकते हो। सो ये तो आपका एडिशन का पार्ट हो गया। अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट करते हैं सब्सट्रैक्शन का। तो सब इज इक्वल टू, नंबर वही लेंगे हम, बस उनकी सब्सट्रैक्शन जो है वो परफॉर्म करने वाले हैं। num1 माइनस num2 और यहाँ पर दे दिया सेमीकोलन। नेक्स्ट हमें क्या करना है, रिजल्ट को प्रिंट कर देना है, तो वही हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, /n डाल दिया, b सब्सट्रैक्शन ऑफ %d and %d is %d। अभी यहाँ पर क्या होगा, जो वेरिएबल के नाम है, एक वेरिएबल का नाम चेंज होगा। पहला तो आपका num1 सेम रहेगा, num2 सेम रहेगा, उसके बाद हमारा रिजल्ट किस में स्टोर है, सब के अंदर, तो यहाँ पर सब जो है वो आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, फिर से ये जो लाइन थी हमने दी हुई, वैसी एक लाइन जो है वो दे देनी है, /n करके जो लाइन है वो हमने दे दी। अभी सेम चीज हमें डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए करनी है। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ मल इज इक्वल्स टू num1 मल्टीप्लिकेशन num। यहाँ पर जनरली हम जब भी मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्रॉस वाला साइन यूज करते हैं ना, ऐसे। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन इस स्टार वाली साइन से डिपिक्ट किया जाएगा। इसको जनरल लैंग्वेज में हम स्टार कहते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में इसे एस्ट्रिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एस्ट्रिक। ठीक है, ये सारी चीजें जो है ये आपको पता होनी चाहिए, इसलिए आपको एक एक करके बता रही हूँ। यहाँ पर हम मैसेज प्रिंट करेंगे, द मल्टीप्लिकेशन of %d and %d is %d। और उसके बाद में हम क्या प्रिंट करेंगे, वो जो लाइन थी ना, एक सजावट के लिए जो लाइन दी हुई थी, वो लाइन जो है वो हम यहाँ पर प्रिंट कर देंगे, /n नेक्स्ट ये वाली लाइन। उसके बाद हमारा रह गया है डिवीजन, बराबर है। डिवीजन इज इक्वल्स टू div इज इक्वल्स टू num1 डिवाइड बाय num2। सिमिलर वे में डिवीजन का साइन हम नॉर्मल मैथ्स में हमारा अलग था, यहाँ पर स्लैश जो है वो हम यूज करने वाले हैं एज ए डिवीजन साइन। इसके बाद में फिर से मैसेज प्रिंट करना है, द डिवीजन ऑफ %d and %d is %d full stop comma num1 num2 div। अभी देखो यहाँ पर मैं ऊपर जो है वो वेरिएबल डालना भूल गई जल्दी में, तो यहाँ पर आपको भी वेरिएबल जो है वो डाल देने हैं, num1 num2 mul, क्योंकि रिजल्ट जो है आपका मल्टीप्लिकेशन का वो वहां पर है। उसके बाद में यहाँ पर हमारा प्रोग्राम जो है वो खत्म हो जाता है। यहाँ पर मैं रिटर्न 0 लिख रही हूँ, और रिटर्न 0 क्यों लिख रहे हैं, ये प्रोग्राम अगर सक्सेसफुली टर्मिनेट होता है तो आपको 0 रिटर्न करना है, क्योंकि इसका जो रिटर्न टाइप है, फंक्शन का भी रिटर्न टाइप होता है, वो अगर आपको देखना है तो उसका अलग से वीडियो बनाया है मैंने फंक्शन का, वो एक बार जरूर चेक करिएगा। सो फंक्शन का भी रिटर्न टाइप होता है। इस फंक्शन का, मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर। तो यहाँ पर मुझे इंटीजर जो है वो देना है। अगर मैं 0 रिटर्न करती हूँ मतलब मेरा प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, तो 0 रिटर्न करना है। अगर 1 रिटर्न करती हूँ मतलब हमारा जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। ठीक है, उसको फिर से एक बार प्रोग्राम लिखने के बाद फिर से उसको सेव करना है। जब भी आप प्रोग्राम लिख रहे हो बीच बीच में उसको सेव करने की आदत डाल दो, बस आपको F2 बटन जो है वो दबाना है, ताकि अगर
प्रोग्राम लिखते वक्त इलेक्ट्रिसिटी का कोई प्रॉब्लम होता है या फिर कंप्यूटर का कोई प्रॉब्लम होता है तो आपका लिखा हुआ पूरा प्रोग्राम चला जाएगा। तो बेसिकली आपको क्या करना है, प्रोग्राम लिखते वक्त बीच बीच में उसको सेव करते रहना है। अभी प्रोग्राम लिख लिया, सेव हो गया, उसको रन करना है। तो रन करने के पहले आपको उसको कंपाइल करना पड़ता है। कंपाइल करना है तो आपको कंपाइल मेनू में जाना है, वहाँ पर कंपाइल एक कमांड है, उसको लेना है। लेकिन उसका शॉर्टकट क्या है वो भी ध्यान में रखो, अल्टर F9 जो है वो आपको यूज करना है। यहाँ पर मैं कंपाइल पे जाके क्लिक करती हूँ, देखो वार्निंग्स एंड एरर्स जो है वो यहाँ पर आपकी आ जाएगी। जैसे कि अगर आपने यहाँ पर सेमीकोलन मिस कर दिया तो यहाँ पर एक वार्निंग जो है या फिर एरर जो है वो आ जाएगी। जैसे कि देखो यहाँ पर मैं आपको करके बताती हूँ। चलो, ये जो है वेरिएबल डिक्लेरेशन हमने यहाँ पर किया था ना, उसका सेमीकोलन जो है वो मैं हटा देती हूँ। तो उसका सेमीकोलन हटा दिया, उसको सेव कर दिया, F2 बटन दबा के ओवरराइट करना है, यस करना है, भी मुझे करना है। उसके बाद में कंपाइल कर लो। तो उसके लिए मैं यहाँ पर जा रही हूँ, अल्टर F9। देखो एरर आ गई, एक एरर आ गई आप लोगों को। एरर क्या है? डिक्लेरेशन सिंटैक्स एरर। यहाँ पर कुछ लिखा है, देखो एरर है arithmetic.c आपके फाइल का नाम है। ये 10 नंबर क्या लिखा है? ये आपकी लाइन नंबर है, मतलब इस लाइन पे आपका डिक्लेरेशन सिंटैक्स एरर है। ठीक है, तो अभी देखते हैं 10 नंबर की लाइन कहाँ पर है। ये देखो यहाँ पर है। ठीक है, वो थोड़ा सा गलत बता रहा है, इसको इग्नोर करो। लेकिन वहां पर जो होता है वो लाइन नंबर होता है। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, सेमीकोलन जो है वो डाल देना है एंड में, ताकि आपको एरर ना आए। फिर से सेव कर दिया मैंने, ओवरराइट करना है, हाँ करना है। अभी कंपाइल कर लिया तो अल्टर F9 दबाना है, कंपाइल हो गया। देखो जीरो वार्निंग, जीरो एरर, वार्निंग नहीं है, एरर भी नहीं है, प्रेस एनी की, मैंने एंटर दबा दिया। अभी कंपाइल आपका सक्सेसफुली हो चुका है। अभी मैं उसको रन करने वाली हूँ। तो रन का जो मेनू है उसके ऊपर क्लिक करके आपको रन करना है। उसका शॉर्टकट है कंट्रोल F9। प्रेस कर दिया, देखो आ गया आपका। ये जो है इसको हम कंसोल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कंसोल। एंटर टू नंबर्स, दो नंबर्स आपको यहाँ पर एंटर करने हैं। मैंने पहला नंबर जो है वो डाल दिया 4 और दूसरा नंबर जो है वो डाल दिया 2। एंटर दबा दिया। अभी इसने स्क्रीन को होल्ड करके नहीं रखा है। उसने क्या किया? स्क्रीन को होल्ड करके नहीं रखा। बेसिकली उसको होल्ड करना जरूरी होता है, क्योंकि उसके बगैर आप आपका आउटपुट जो है वो नहीं देख सकते। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, विंडोज पे जाएंगे, विंडोज जो आपका बार है उसके ऊपर जाएंगे, वहां से हम आउटपुट विंडोज जो है वो सिलेक्ट करेंगे। ये देखो यहाँ पर आउटपुट विंडो है, उसको सिलेक्ट करते हैं तो आपका जो आउटपुट विंडो है वो आपके सामने आ जाएगा, जो कंसोल है वो आपके सामने आ जाएगा। देखो ऐसे कुछ तो भी दिख रहा था ना। एंटर टू नंबर्स हम लोगों ने 4 और 2 एंटर किया था। तो एडिशन ऑफ 4 एंड 2 इज 6, सब्सट्रैक्शन ऑफ 4 एंड 2 इज 2, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 4 एंड 2 इज 8, डिवीजन ऑफ 4 एंड 2 इज 2। ठीक है, आउटपुट यहाँ पर आप लोगों को मिल गया है। इस तरह से आपका जो प्रोग्राम है वो पूरी तरह से सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है यहाँ पर। ओके, सो आपका यहाँ पर फर्स्ट प्रैक्टिकल जो है टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस, ये कंप्लीट हो चुका है। ओके, सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो प्रैक्टिकल है उसको परफॉर्म करेंगे। ओके, थैंक यू।